आप सभी दोस्तों का मायावी चैनल की फैमिली में एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर मैं दिल दहला देने वाली खौफनाक भूतिया कहानियां लेकर आता हूँ। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप सब इस समय चैनल से जरूर जुड़े। और हाँ, एक बात और, कहानी सुनने के बाद आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम ऊपर के 5 कमेंट्स आने वाली अगली कहानी के आखिर में शामिल करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि खौफ का एक नया सफर अब शुरू होता है। जनवरी की सर्द रात थी और मेरी कलाई पर बंधी घड़ी में 2:15 हुए थे। घना कोहरा जैसे मेरे ट्रक की हेडलाइट्स को निगल जाना चाहता था। जैसे उस सफेद कोहरे से सड़क पर एक धुंधली सी सुरंग बन रही थी। तभी मेरे 16 चक्कों वाले ट्रक के एयर ब्रेक की तीखी चीख और हाइड्रोलिक्स की फुफकार ने कसारा घाट की उस भयानक खामोशी को चीर दिया। वहां पर मेरे ट्रक के इंजन की घरघराहट के अलावा कोई और आवाज नहीं थी, सिवाय मेरी तेज चलती सांसों के, जो केबिन के ठंडे शीशों पर धुंध बनकर जम रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स की उस कमजोर रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक बच्चे की छोटी सी लाल रंग की तिपहियां साइकिल खड़ी थी, जो देखने से बिल्कुल नई लग रही थी। उस टूटी फूटी सड़क के मुकाबले एकदम बेमेल, जैसे किसी ने अभी अभी उसे दुकान से निकालकर वहां रख दिया हो। उसकी चमकदार लाल पेंट पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। आसपास न कोई बच्चा था, ना ही कोई और गाड़ी, कुछ भी नहीं। बस वो साइकिल एक खामोश पहरेदार की तरह हमारे रास्ते में खड़ी थी। मैं चौंक कर बोला, वाहे गुरु, ये क्या भला है? मेरी आवाज में थकान और अविश्वास का मेल था। मेरी तो उम्र ही गुजर गई थी इन सड़कों पर। मुझे 20 साल से ज्यादा हो गए थे चक्का घुमाते हुए। मैं बलविंदर सिंह, पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला, इस लोहे के घोड़े को तब से हाँक रहा हूं जब मेरे चेहरे पर दाढ़ी भी ठीक से नहीं आई थी। इन बीते हुए सालों में मैंने सफर के दौरान सैकड़ों जानवरों को बचाया है। नील गाय, जंगली कुत्ते, एक बार तो एक सांड से भिड़ते भिड़ते बचा। पर यह क्या भला थी? रात के 2 बजे कसारा घाट के बीचों बीच एक बच्चे की 3 पहियों वाली साइकिल आखिर कहां से आई? इस वीरान सड़क पर, जहां दिन में भी जाने से पहले इंसान 10 बार सोचता है, आखिर वहां ये खिलौना क्या कर रहा था? तभी मेरे बगल की सीट पर सो रहा मेरा हेल्पर पप्पू झटके से उठा। वह 202 साल का लड़का था। उसका खून तो गर्म था, लेकिन चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसने आंखों को मलते हुए घबराकर मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ उस्ताद? रोक क्यों दी? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस उस तिपहिया साइकिल की ओर उंगली से इशारा कर दिया। उसकी नजरें हेडलाइट की रोशनी का पीछा करती हुई उस साइकिल पर जाकर टिक गई। एक पल के लिए तो उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरता रहा। फिर उसकी आवाज में भी वही हैरानी और डर घुल गया। उस्ताद, ये यहाँ क्या कर रही है? वो साइकिल वहीं पर खड़ी थी, एक नामुमकिन से खामोश सवाल की तरह, और उस सवाल का जवाब जानने की तो हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। इस कहानी के इस नामुमकिन से सवाल को समझने के लिए आपको मेरे साथ 8 घंटे पीछे चलना होगा। उस वक्त जब यह मनहूस रात शुरू भी नहीं हुई थी। शाम के करीब 6 बजे थे। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था और आसमान में जैसे सिंदूरी रंग घुलने लगा था। हम नासिक के लिए माल लेकर निकले थे और सफर काफी लंबा था। लगभग 7-8 घंटों तक लगातार ट्रक चलाने के बाद मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। इसलिए मैंने ट्रक को शेर पंजाब ढाबे के सामने रोक दिया। यह ढाबा हम ट्रक वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। तेज रोशनी से नहाया हुआ और हवा में तंदूरी रोटी, डीजल के धुएं और बजते हुए पंजाबी गानों की मिलीजुली महक थी। ऐसे ढाबे हम ट्रक वालों के लिए किसी घर जैसे होते हैं। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन ये सड़क की तन्हाई से तो राहत देते हैं। मैंने और पप्पू ने उस ढाबे पर पड़ी एक खाली चारपाई पर जगह बनाई। पप्पू अपनी उम्र के लड़कों की तरह हर समय फोन में घुसा रहता था। उसे दुनिया की पुरानी बातों, किस्से कहानियों से
कोई मतलब नहीं था। वो हर चीज को टेक्नोलॉजी और गूगल मैप्स से तोलता था। उसके लिए जैसे दुनिया एक छोटी सी स्क्रीन पर सिमट आई थी। मैंने दाल मखनी और गर्मागर्म तंदूरी रोटी का ऑर्डर दिया और साथ में चिकन करी पैक करने को कहा, ताकि रात में भूख लगे तो काम आए। हम चुपचाप खाना खा ही रहे थे कि तभी पास की चारपाई से एक बूढ़ी और भारी सी आवाज आई, नासिक जा रहे हो पुत्र? मैंने मुड़कर देखा तो उस चारपाई पर एक बुजुर्ग सरदार जी बैठे थे। उम्र यही कोई 70 के पार रही होगी। उनकी एक आंख नहीं थी और चेहरे पर सड़कों की धूल और तजुर्बे की गहरी लकीरें थीं, जैसे किसी ने उनके जीवन का नक्शा उनके चेहरे पर ही बना दिया हो। उनकी सफेद दाढ़ी उनकी छाती तक आ रही थी और पगड़ी का रंग भी फीका पड़ चुका था। जब मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा तो वह धीरे धीरे उठकर हमारी चारपाई पर आकर बैठते हुए बोले, कौन से रास्ते से जाओगे? उन्होंने अपनी अकेली आंख से मुझे ऐसे घूरा जैसे वह मेरे आर पार देख रहे हो। पप्पू ने मुंह में रोटी का टुकड़ा चबाते हुए फोन से नजर हटाए बिना कहा, सरदार जी, कसारा घाट वाला रास्ता लेंगे। गूगल मैप्स बता रहा है रात को ट्रैफिक नहीं होगा, 3 घंटे बचेंगे। ये सुनते ही जैसे उन सरदार जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका नाम गुरभजन सिंह था, जैसा उन्होंने बाद में बताया। उन्होंने पप्पू को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे मेरी आंखों में देखकर बोले, बलविंदर पुत्र, मेरी एक बात गांठ बांध ले, नासिक वाला माल तो सुबह भी पहुंच जाएगा। कसारा रात को पार करने की गलती बिल्कुल मत करना। वो रास्ता मुर्दों का है, वहां गाड़ियां नहीं, रूहें चलती हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी सहरन थी। उनकी बात सुन पप्पू हंसने ही वाला था कि गुरबचन ने अपनी कांपती हुई उंगली उठाई और बड़ी ही गंभीरता से बोले, हंस मत छोकरे, मेरा तजुर्बा बोल रहा है। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। आज से 25 साल पहले मैं भी तेरी ही तरह जवान था और मेरा छोटा भाई दलजीत भी मेरे साथ हेल्पर का काम करता था। हम इसी घाट से रात को गुजर रहे थे, तभी अचानक गाड़ी बंद हो गई। मैंने जब नीचे उतरकर गाड़ी का बोनट खोला तो कुछ समझ नहीं आया। तभी मुझे अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो सड़क के किनारे उस पुराने बरगद के पेड़ पर एक औरत बैठी थी। पहले मुझे लगा कोई गांव वाली होगी, पर जब उसने मेरी तरफ देखा, पुत्र, उसका सिर नहीं था और वो हंस रही थी। बिना मुंह के वो हंसी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लोहे को पत्थर पर घिस रहा हो। मैं डर के मारे ट्रक में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। दलजीत सो रहा था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठा। डर से मैं बेहोश हो गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं ट्रक में अकेला था। दलजीत, वो उस रात के बाद कभी नहीं मिला। जब मैं पुलिस स्टेशन उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो वहां से मुझे यह कहकर वापस लौटा दिया गया कि उसे कोई जानवर उठा ले गया होगा, पर मैं जानता हूं उसे वो घाट निकल गया। गुरचन की अकेली आंख में आंसू भर आए थे। उनकी कहानी सुनकर ढाबे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। पास की चारपाई पर बैठे 2 और ड्राइवर जो हमारी बातें सुन रहे थे, उन्होंने भी सिर हिलाकर गुरभजन की बात का समर्थन किया। उनमें से एक बोला, सरदार जी ठीक कह रहे हैं, उस घाट पर रात को अजीब चीजें होती हैं। मोबाइल भी काम करना बंद कर देता है। गुरबचन की दुख भरी कहानी सुनकर पप्पू का चेहरा भी उतर गया था, पर उसका अहंकार यह मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, सरदार जी, हो सकता है कि आपके साथ हुआ हो, पर जमाना बदल गया है। अब सड़कें अच्छी हैं और लाइटें भी लग गई हैं। गुरबचन ने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखते हुए बोले, पुत्र, कुछ चीजें समय के साथ नहीं बदलती। उस सड़क पर फोन का सिग्नल तो छोड़, समय भी ठहर जाता है। मत जा, लंबा रास्ता ले ले, डर से पहुंचेगा पर सही सलामत पहुंचेगा। मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया। एक तरफ एक तजुर्बेकार ड्राइवर की चेतावनी थी जिसकी आंखों में मैंने मौत का डर देखा था, और दूसरी तरफ डिलीवरी का दबाव और पप्पू की नई जमाने की दलीलें। आखिरकार मैंने मन को कड़ा किया और पप्पू की बात मान ली, और यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हमने चिकन करी का पैकेट उठाया और गुरबचन को एक बेमन सा सत श्री अकाल कहा और ट्रक में आकर बैठ गए। मैंने जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया
तो साइड मिरर में देखा। गुरबचंद जी हमें तब तक देखते रहे जब तक हमारा ट्रक उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। उनके चेहरे पर डर नहीं, अफसोस था, जैसे वह जानते थे कि हम किस जहन्नुम की तरफ बढ़ रहे हैं। रात के करीब 1:30 बजे हमने कसारा घाट के इलाके में प्रवेश किया। वहां पहुंचते ही हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वहां का माहौल एकदम से बदल गया हो। हाईवे की जो थोड़ी बहुत लाइटें थीं वो एकदम से गायब हो गई और एक अजीब सी घनी धुंध ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, जैसे हम सड़क पर नहीं किसी सफेद बादल के भीतर चल रहे हो। हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे केबिन के अंदर का तापमान अचानक से गिर गया हो, जैसे किसी ने एकदम से फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। तभी पप्पू ने कांपते हुए शीशा ऊपर चढ़ा लिया। हमारे पुराने टेप रिकॉर्डर में जो पंजाबी गाने चल रहे थे वह अचानक एक अजीब सी घरघराहट के साथ बंद हो गए और उनकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। पप्पू ने अपना फोन निकाला तो उसकी स्क्रीन पर लिखा था नो सर्विस। गुरबचन जी की बात सच हो रही थी। अब हम ट्रक के बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। बस हम थे, हमारा ट्रक था और वो अजीब सी खामोशी। उस समय मैंने अपना पूरा ध्यान सड़क पर लगा दिया। वहां की खामोशी इतनी गहरी थी कि जैसे इंजन की आवाज भी कानों में चुभ रही हो। ट्रक के वाइपर चल रहे थे लेकिन शीशे पर नमी की एक बूंद तक न थी। उन वाइपर से निकलने वाली वो सूखी खड़खड़ाहट की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। तभी पप्पू की तरफ वाले शीशे पर एक हल्की सी दस्तक हुई, एकदम धीमी लेकिन लयबद्ध, जैसे कोई उंगली से लगातार शीशा बजा रहा हो। पप्पू डर से कांप उठा और उछलते हुए बोला, क्या था वो उस्ताद? मैंने उसे हिम्मत बंधाने के लिए कह तो दिया कि पेड़ की टहनी होगी, लेकिन मेरा दिल ये जानता था कि यह झूठ है। मेरे जहन में बस एक ही बात घूम रही थी, टहनी। यहाँ सड़क के दोनों तरफ 10-10 फीट की खाई है, कोई पेड़ इतना पास नहीं जो शीशे को छू भी सके। अब एक अजीब सा डर मेरे खून में धीरे धीरे जहर की तरह घुलने लगा था। पप्पू ने टॉर्च जलाकर केबिन से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि टॉर्च की रोशनी 2 फीट आगे भी नहीं जा पा रही थी। तभी वैसी ही दस्तक मेरी तरफ वाले शीशे पर भी होने लगी, लेकिन इस बार वो दस्तक ज्यादा जोर से हो रही थी। डर से हम दोनों वहीं जम गए। ये कोई टहनी नहीं थी, बल्कि यह कुछ था जो हमारे साथ साथ चल रहा था, जो हमें अपना एहसास दिलाकर यह बताना चाहता था कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। जब वो दस्तक बंद हुई तो उसकी जगह एक और ज्यादा डरावनी चीज ने ले ली। हमें अचानक एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा हो। वो आवाज उस सफेद धुंध में से आ रही थी, कभी दाईं तरफ से तो कभी बाईं तरफ से। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बच्चा हमारे ट्रक के साथ लुका छिपी खेल रहा हो। तभी पप्पू ने मेरी तरफ देखते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, उस्ताद ये क्या है? पप्पू की आवाज में अब डर साफ छलक रहा था। मैंने कहा, चुप रह, पर मेरी अपनी आवाज भी कांप रही थी। वो हंसी की आवाज लगातार तेज होती गई और अब वो किसी बच्चे की खिलखिलाहट नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई कांच के टुकड़े आपस में टकरा रहे हो। वो हंसी हमारे कानों में नहीं बल्कि सीधे हमारे दिमाग में चुभ रही थी। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, इस उम्मीद में कि हम उस आवाज से पीछा छुड़ा सके, पर वो आवाज जैसे हमारे साथ साथ चल रही थी। कभी वो ट्रक के आगे से आती तो कभी लगता जैसे कोई ठीक हमारे पीछे ट्रक की ट्रॉली पर बैठा हंस रहा हो। पप्पू ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए। उस्ताद भगाओ यहाँ से, प्लीज भगाओ। आखिर मैं क्या करता? सड़क बड़ी मुश्किल से दिख रही थी। एक तरफ पहाड़ था तो दूसरी तरफ गहरी खाई। उस हंसी ने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हंसी हमें पागल कर देना चाहती हो, ताकि मैं स्टीयरिंग से अपना कंट्रोल खो दूं और हम किसी गहरी खाई में जा गिरे। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो हंसी उस घाट की मौत की पुकार थी। अचानक वो हंसी बंद हो गई, लेकिन हम दोनों डर से अभी भी हाँफ रहे थे। केबिन में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। पप्पू अब पूरी तरह से जाग चुका था।
और डरी हुई नजरों से अंधेरे में घूर रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतने कस गए थे कि मेरी उंगलियों के पोर भी सफेद पड़ गए थे। उस समय हम एक घुमावदार मोड़ से गुजर रहे थे। तभी हमारे ट्रक की हेडलाइट्स ने सड़क किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ की मोटी डाल पर बैठी एक औरत को रोशन किया। उस औरत ने एक पुरानी फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। मुझे एक पल के लिए तो सब कुछ सामान्य लगा। मैंने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी, लेकिन अगले ही पल मैंने कुछ ऐसा देख लिया कि मेरे हलक में मेरी सांस अटक गई। उस औरत का सिर नहीं था, उसकी गर्दन की जगह बस एक काला कटा हुआ धड़ था। यह कोई धुंधला साया या फिर नजर का कोई धोखा नहीं था, बल्कि मैंने और पप्पू ने उसे पूरे 5 सेकंड तक साफ साफ देखा था। उसकी वो डरावनी तस्वीर जैसे मेरे दिमाग में किसी गर्म लोहे की तरह छप गई थी। उस समय पप्पू के मुंह से बस एक दबी हुई चीख निकली और मेरे होठों पर वाहेगुरु का नाम जम गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक्सीलरेटर पर पूरा जोर लगा दिया और ट्रक एक झटके के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगा। हम कुछ देर वैसे ही पागलों की तरह ट्रक भगाते रहे। फिर पप्पू ने कांपते हुए हिम्मत करके साइड मिरर में देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए तभी आवाज में बोला, उस्ताद वो शीशे में है। मैंने घबराकर शीशे में देखा तो मेरा खून जम गया। वो बिना सिर वाली औरत अब पेड़ पर नहीं थी, बल्कि वो अब सड़क पर थी। वो हमारे तेजी से भागते हुए ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। जैसे वो दौड़ नहीं रही थी, बल्कि हवा में फिसल रही थी। उसके पैर जमीन से लगभग 4 फीट ऊपर हवा में थे। मैंने दहशत में स्टीयरिंग घुमाया और नजरें वापस सड़क पर टिका दी। जब मैंने दोबारा शीशे में देखा तो वह जा चुकी थी, लेकिन उसका न होना उसके होने से ज्यादा डरावना लग रहा था। पप्पू ने कांपती हुई आवाज में कहा, गई? चली गई उस्ताद। लेकिन मैं जानता था कि वह गई नहीं थी, वो बस हमारी नजरों से ओझल हुई थी। वो यहीं कहीं इस खामोश धुंध में छुपी हमारा इंतजार कर रही थी। उस औरत के गायब होने के बाद करीब आधा घंटा गुजर गया और हम खामोशी से ट्रक चलाते रहे, हर पल किसी नई आफत के इंतजार में। तभी वह सफेद धुंध थोड़ी छटने लगी और हमें दूर आसमान में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। शायद सुबह होने वाली थी। यह देखकर मेरे दिल में उम्मीद की एक धुंधली सी किरण जग उठी। मैंने अपनी आवाज में जबरदस्ती का जोश भरते हुए कहा, देख पप्पू, सुबह हो रही है, हम घाट से बस निकलने ही वाले हैं। पप्पू ने भी उस रोशनी को देखा और उसके चेहरे पर भी थोड़ी राहत आई। हम उस रोशनी की तरफ बढ़ते गए। अब सड़क सीधी होती जा रही थी और मोड़ भी कम हो गए थे, पर कुछ अजीब था। सुबह की रोशनी बढ़ ही नहीं रही थी, वो बस उतनी ही थी, एक धुंधली बीमार सी पीली रोशनी, और हवा में चिड़ियों की कोई चहचहाट भी नहीं थी। तभी सड़क अचानक खत्म हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो हाईवे बस एक कच्ची पगडंडी में बदल गया था, जो आगे जाकर एक पुराने और टूटे फूटे गेट पर खत्म हो रही थी। गेट के पीछे कुछ खंडहर सी दिखने वाली झोपड़ियां थीं। शायद वह अतीत में भूला हुआ वीरान सा दिखने वाला कोई गांव था। हमारी सुबह का सूरज भी उसी गांव के ऊपर मंडरा रहा था। ये हम कहाँ आ गए उस्ताद? पप्पू ने कांपते हुए पूछा। गूगल मैप्स तो सीधा रास्ता दिखा रहा था। मैंने ट्रक को पीछे करने की कोशिश की, पर पहिए कीचड़ में धंस गए। ट्रक बुरी तरह से कीचड़ में फंस चुका था। तभी ट्रक की हेडलाइट्स एक आखिरी बार झपकी और बंद हो गई। अब हमारे पास रोशनी का एकमात्र झरिया वो अजीब सी दिखने वाली झूठी सुबह थी। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, नीचे उतरना पड़ेगा, देखते हैं पहियों को कैसे निकाल सकते हैं। हमने ट्रक के दरवाजे खोले और बाहर की हवा में कदम रखा। हवा में अजीब सी नमी और सड़न की गंध थी। वह गांव पूरी तरह से वीरान था। झोपड़ियां ढह चुकी थीं और उन पर जंगली बेलें चढ़ा गई थीं। पर एक चीज बद्धी ही अजीब थी। उस गांव के बीचों बीच एक कुआं था और उसके पास किसी के गीले पैरों के निशान थे, जो एक झोपड़ी की तरफ जा रहे थे। पप्पू ने फुसफुसाकर कहा, उस्ताद वहां कोई है?
हम हिम्मत करके उस झोपड़ी की तरफ बढ़े तो देखा कि उस झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। भीतर घुप अंधेरा पसरा था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और उस झोपड़ी के भीतर रोशनी डाली। अब जो हमने उस झोपड़ी के भीतर देखा उससे हमारे होश ही उड़ गए। उस झोपड़ी की दीवार पर कोयले से एक औरत और एक छोटी बच्ची की तस्वीर बनी हुई थी और उस तस्वीर के नीचे जमीन पर एक चांदी की पायल रखी थी जिसके घुंघरू टूटे हुए थे और पायल के पास एक पुराना पीला पड़ चुका अखबार का टुकड़ा पड़ा था। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। खबर 25 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था कि कसारा घाट के पास के एक गांव में एक औरत ने अपनी बच्ची के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी थी क्योंकि गांव के कुछ लोगों ने उस पर डायन होने का इल्जाम लगाया था। तभी अचानक हमारे पीछे कुएं के पानी से छपाक की आवाज आई। हमने पलटकर उस ओर देखा तो कुएं का पानी अपने आप बाहर आ रहा था और वह गीले पैरों के निशान अब हमारी तरफ बढ़ रहे थे। तभी उस झूठी सुबह की रोशनी कहीं गायब हो गई और हम एक बार फिर से घने काले अंधेरे में डूब गए। हम वहां से पागलों की तरफ भागे। ट्रक तक पहुंचना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य था। हमारे पीछे हमें किसी के दौड़ने की नहीं बल्कि घिसटने की आवाज आ रही थी और साथ में एक औरत के सिसकने की। हम जैसे तैसे ट्रक में घुसे और दरवाजे भीतर से लॉक कर दिए। मैं कांपते हाथों से चाबी घुमाने लगा पर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी एक औरत का साया ट्रक के सामने आकर खड़ा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फिर देखते ही देखते उस समूचे वीरान गांव की रूहें हमारे ट्रक को घेर कर खड़ी हो गई। दर्जनों औरतें, मर्द और बच्चे, उनके चेहरे खोखले और आंखें अंधेरे गड्ढों जैसी थीं। वो सब हमें घूर रहे थे। तभी उस भीड़ के बीच से वो लाल टिप्पिया साइकिल धीरे धीरे हमारी तरफ लुढ़कती हुई आई। उस पर कोई बैठा नहीं था किंतु उसके पैडल अपने आप ही घूम रहे थे और उसकी घंटी ट्रिन ट्रिन करके अपने आप ही बज रही थी। साइकिल हमारे ट्रक के ठीक सामने आकर रुक गई। मैंने पागलों की तरह इग्निशन में चाबी घुमाई। स्टार्टर की घरघराहट उस खामोशी में गूंज रही थी लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। वो साए करीब आते जा रहे थे। तभी उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया। मैंने देखा कि उसकी उंगलियां लंबी और नाखून किसी जानवर के पंजों की तरह नुकीले थे। मैं समझ गया कि वह सिर्फ हमारा रास्ता नहीं रोक रहे थे बल्कि वो हमारे लिए ही आए थे। मुझे एक पल के लिए लगा कि जैसे सब खत्म हो गया। फिर मुझे अपने डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति याद आई। मुझे मेरे दादाजी ने दी थी। वो कहते थे, पुत्र, जब कोई रास्ता ना दिखे तो बजरंगबली का नाम लेना। मैंने पूरी हिम्मत बटोरकर मूर्ति को हाथ में लिया और उसे जोर से भी और आंखें बंद करके पूरी ताकत से हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति चिल्लाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया वैसे ही बाहर खड़ी रूहों ने एक साथ चीखना शुरू कर दिया। उनकी चीखें हवा में नहीं बल्कि सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। हमारा ट्रक भी बुरी तरह से हिलने लगा था, जैसे कोई उसे उठाकर पटक देना चाहता हो। पप्पू रो रहा था पर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ बंद नहीं किया। मैं पूरी हनुमान चालीसा पढ़ता गया। मेरी आवाज डर से कांप रही थी पर मेरे दिल में एक आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही मैंने आखिरी पंक्ति खत्म की वैसे ही मैंने एक आखिरी बार चाबी घुमाई और तभी एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, गियर बदला और एक्सीलरेटर को जमीन से मिला दिया। ट्रक सीधे उस तिबहिया साइकिल और उन साइयों की दीवार की तरफ भागा। मुझे लगा एक भयानक टक्कर होगी और हड्डियां टूटने की आवाज आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना कोई आवाज आई और ना ही कोई झटका लगा। बस एक सामूहिक दिल चीर देने वाली चीख हमारे कानों में नहीं बल्कि सीधे हमारे दिमाग के अंदर गूंजी। एक ऐसी चीख जिसमें दर्द भी था, गुस्सा भी था और नफरत भी। मैं पागलों की तरह ट्रक चलाता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक सुबह की पहली असली किरण ने पेड़ों को चीरकर अंधेरे को हटाना शुरू नहीं कर दिया। जैसे ही हम घाट से उतरकर मैदानी इलाके में आए वो दम घोटने वाला माहौल भी खत्म हो गया।
हवा ताजी लगने लगी, चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगी। हम दोनों चुप थे, कांप रहे थे और ठंडे पसीने में भीगे हुए थे। मैंने एक छोटे से चाय के खोखे पर जाकर ट्रक रोका और हम बिना कुछ बोले ट्रक से नीचे उतरे। चाय वाले ने हमारे चेहरे देखे और शायद सब समझ गया। उसने बिना कुछ पूछे 2 गर्म चाय के गिलास हमारे हाथों में थमा दिए। उसकी दुकान के कोने में एक छोटा सा मंदिर था, जहां पर एक छोटा सा दिया जल रहा था। मैं काफी देर तक उस मंदिर की तरफ ताकते हुए मन ही मन हमें उस भारी विपदा से बचाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता रहा। जैसे जैसे सूरज आसमान में चढ़ रहा था, पप्पू भी सदमे से थोड़ा बाहर निकला और ट्रक का चक्कर लगाने गया, यह देखने के लिए कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ। वो ट्रक के सामने जाकर रुक गया। उसकी आवाज कांप रही थी, उस्ताद इधर आओ। मैं उसके पास गया तो मैंने जो देखा, उसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। ट्रक के मोटे स्टील के बम्पर पर 3 लंबी गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी बहुत ताकतवर चीज ने अपने नुकीले पंजों से उसे रोकने की कोशिश की हो। खरोंचें इतनी गहरी थी कि स्टील के अंदर तक पहुंच गई थी और उन खरोंचों के ठीक नीचे रेडिएटर की जाली में फंसी हुई एक चीज जो सुबह की धूप में चमक रही थी। वो एक चीज थी, चांदी की एक पुरानी काली पड़ चुकी पायल। यह वही पायल थी जो हमने उस वीरान झोपड़ी में देखी थी। पप्पू उस पायल को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन नासिक पहुंचकर माल उतारने के बाद उसने अपना हिसाब लिया और कहा, उस्ताद मैं घर जा रहा हूं। गूगल मैप्स सड़कें तो बता सकता है, पर उन सड़कों पर चलने वालों के बारे में नहीं। वो चला गया और मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं। पेट की आग और जिम्मेदारियां सब कुछ करवाती है, पर उस पायल को मैंने आज तक संभाल कर रखा है। उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी पगड़ी के अंदर रखता हूं, एक सबूत और एक चेतावनी की तरह कि कुछ सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं जाती, कुछ सड़कें कहीं और ले जाती है, और उन सड़कों पर रात को सफर करने वाले मुसाफिर हमेशा वापस नहीं आते, और अगर आ भी जाए तो पहले जैसे कभी नहीं रहते।